नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट गुरुवार को रायपुर दौरे पर आए। वहीं कार्यक्रम से इधर होकर पत्रकारों से बातचीत में सचिन पायलट ने ये दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव के विपरीत परिणाम आएंगे, जो लोगों को सोचा नहीं होगा। साथियों, धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी का, हमारे नेता प्रतिपक्ष महन साहब का, सभी नेता जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे प्रभारी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और आप सब। जैसा कि दीपक जी ने बताया कि 14 तारीख को राहुल गांधी जी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सबको विदित होगा, कुछ समय पहले कार्य समिति की मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की दिल्ली में, और कार्य समिति के सभी सदस्यों ने राहुल जी को आग्रह किया था कि जो भारत जोड़ो यात्रा पहले हुई थी केरला से कश्मीर तक, एक और यात्रा को वो अंजाम दें। और राहुल जी ने फिर वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों की राय को स्वीकार किया, उनके आग्रह को स्वीकार किया और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आरंभ उन्होंने करना स्वीकार किया। 14 तारीख को मणिपुर से यात्रा शुरू होने जा रही है। आप जानते होंगे कि मणिपुर सरकार ने इस यात्रा को शुरू करने के लिए जो अनुमति चाहिए वो नहीं दी थी, अभी भी एक आंशिक अनुमति दी है और बहुत पाबंदियां लगा रखी हैं। यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीति नहीं है। यात्रा का उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग है इस देश में, जिसको न्याय नहीं मिल पाया, चाहे वो गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, उनकी बातों को सुनना और उनकी चिंताओं को, उनकी उम्मीदों को आगे रखकर देश के सामने उजागर करना। मुझे बड़ा खेद है कि मणिपुर सरकार ने इसमें बहुत विलंब किया और अभी भी एक आंशिक अनुमति दी है यात्रा को। बहरहाल हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि 14 तारीख को हम सब इम्फाल जाएंगे और राहुल जी वहां से इस यात्रा को शुरू करेंगे। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और 20 मार्च को यात्रा का समापन मुंबई में होगा। ये यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी, लगभग 5 या 6 दिन की यात्रा रहेगी। इसका विस्तृत जो प्रोग्राम है और तारीख है वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन 5 या 6 दिन ये यात्रा हमारे राज्य में रहेगी। इस पर अध्यक्ष जी, महन साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा भी की है और आने वाले समय में हम रूपरेखा बनाएंगे कैसे प्रदेश भर के हमारे न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता लेकिन आमजन इस यात्रा का भाग बन सके। ये यात्रा हाइब्रिड होगी, कुछ अंश बस में होगा, कुछ जगह पैदल चलेंगे क्योंकि समय कम है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर है। तो यात्रा का जो मॉडल है वो पिछली बार की यात्रा से अलग है। पिछली बार संपूर्ण यात्रा का जो लंबाई थी 4,500 किलोमीटर, वो राहुल जी पैदल चले थे। तो यात्रा का उद्देश्य है कि जो 10 साल में हालात पैदा हुए हैं केंद्र की सरकार के, अगर आप प्रचार, विज्ञापन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज हटा दें, तो देश की वास्तविकता है, जो देश की हकीकत है, किसानों की, नौजवानों की, मध्यम वर्ग की, लघु उद्योगों की, उन सब असलियत को उजागर करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश में जो अजीब तरह का माहौल बना रखा है, इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, सिंचित किया, बहुत मजबूत बनाया, उन सब संस्थाओं को लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत लगातार खोखला करने का काम इस सरकार ने 10 साल में किया है। हम सब जानते हैं कि दबाव की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है। दबाव की राजनीति ऐसी है कि तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग इस सरकार खुले कर रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो केंद्र की एजेंसीज का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, संस्थाओं को खोखला करना, ये सब काम 10 साल में हुआ है। और कांग्रेस ने पहल कर जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है वो भी भाजपा के लिए बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो पार्टीज हैं उन सबका अगर आप वोट प्रतिशत जोड़ लें तो लगभग 2/3 वोट 2019 में इंडिया अलायंस पार्टनर्स के कंबाइंड वोट शेयर पहुंच जाता है। और निश्चित रूप से इससे बहुत
परेशानी संभवतः भाजपा एनडीए को होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो अलायंस है वो मजबूत है। सीट शेयरिंग बहुत जल्द चालू होगी और अलग अलग राज्यों में हम अपने हिसाब से अलग अलग उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन यात्रा का उद्देश्य है जनता से जुड़ना, लोगों की बात सुनना, और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम लोगों की आवाज बनकर सड़कों पर उतरें। लोकसभा चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आज हमने, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक विस्तारित पीसीसी की हमने मीटिंग करी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की। सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हमने चर्चा करी है, इससे पहले चर्चा हुई है, चुनाव हारे उनके कारणों का, उनको कैसे आने वाले समय में उन सब इश्यूज को टेकअप करके एक बेहतर तरीके से संगठन को तैयार करें। और कल हमने पीसीसी में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग रखी है और 11 की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद बहुत जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि हम उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया को गति दें, ताकि समय रहते हम लोग अपने उम्मीदवारों का चयन कर कर उनको मैदान में उतारें। तो मुझे आज यहाँ पहली बार एज जनरल सेक्रेटरी आने का मौका मिला। इस प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस यहाँ हर तहसील, हर ब्लॉक, हर गांव में मौजूद है, मजबूत है। हम अगर विधानसभा चुनाव हार भी गए हों, लेकिन लोकसभा में हम लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये संकल्प अभी सभी नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, नौजवानों ने, हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि हम मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और बेहतर परिणाम लोकसभा चुनाव में हम लोग लेकर आएंगे। मेरा सवाल यह था कि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने का फैसला किया है, इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में होगा? देखिए, आपने जो कल स्टेटमेंट आया था, जो निमंत्रण करने वाली संस्था है उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया था, और ये बात हमारे एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। लेकिन हर व्यक्ति की आज़ादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक लाभ लेना, उसको हम सब गलत मानते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कौन किसका भक्त है उसका सर्टिफिकेट कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है, और खासकर बीजेपी या कोई और दल समझे कि पूरे धर्म का या किसी को अच्छा या बुरा हिंदू देने का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो बात बिल्कुल गलत है। हम सब, हमारी अपनी अलग आस्था है, हम किसको पूछते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, नहीं जाते, ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है और सबको छूट है, सब जाएंगे जहाँ जाना होता है। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ना किसी के न्योते की जरूरत है। अभी इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ था वो अपने हितों को ना देखते हुए देश हित को देखकर किया गया था, और राष्ट्र हित इस बात में है कि एनडीए की सरकार को जाना चाहिए। इस सोच के साथ सब लोग साथ आए थे, प्राइमरीली फॉर लोकसभा इलेक्शंस। और ये अब जो हमारा गठबंधन बना है, सीट शेयरिंग भी जो हो रही है, ये लोकसभा इलेक्शंस को लेकर की जा रही है। अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, मैं नहीं समझता हूं कि अलायंस या गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए किया गया था, अलायंस लोकसभा चुनावों के लिए किया जा रहा है। देखिए, इसका अंतिम निर्णय तो हमारी इंडिया अलायंस की एक कमेटी बनी है, उस पर किया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिन राज्यों में जो पक्षी चुनाव हुए हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ मेनली 2 पार्टी चुनाव लड़ती हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अंत में क्या होगा इसका निर्णय दिल्ली में लिया जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं यहाँ पर सभी सीटों पर कांग्रेस काफी मजबूत है। हर बार कम सीटों पर ही जीत पाई है, तो इसका क्या मतलब रहा है कि विधानसभा में तो अच्छा होता है, लेकिन लोकसभा में वो परिणाम कांग्रेस को नहीं ला पा रही। अगर पहले कभी ऐसा हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि अगली बार ऐसा होगा। हम लोगों ने
हुआ है तो हम यहाँ इतिहास बदलने के लिए आए हैं। मैंने कहा ना दिन में भी, हम इतिहास बदलने के लिए आए हैं, मजबूती से लड़ेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। और मत भूलिए कि भाजपा सरकार को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में उनका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने है। जनता भी मूल्यांकन करेगी, आकलन करेगी कि 10 साल की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह जी के राज में क्या हाल रहे और 10 साल में इस बार क्या हुआ है। तो दोनों की तुलना जनता करेगी और परिणाम अच्छे आएंगे कांग्रेस को। आधा होता जा रहा देखिए, चुनौती लोकसभा चुनाव अलग होता है, इसमें राष्ट्र के मुद्दे प्रासंगिक होते हैं। और जैसा हमारे साथी बोल रहे थे कि पिछले चुनावों में लोकसभा में हम लोग कामयाब नहीं हो सके थे, तो हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम उसके विपरीत काम करें और हम अधिक से अधिक सीटें जीत कर जाएं। चुनौती हमारी यही है कि हमारा जो वर्कर है उसका विधानसभा के चुनाव के बाद निश्चित रूप से, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा आहत तो होते हैं कि इतनी मेहनत करी हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन राजनीति में हमेशा भविष्य की तरफ देखना चाहिए और भविष्य कांग्रेस पार्टी का अच्छा है। मैं मानता हूं कि हम सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम छत्तीसगढ़ में इस बार आएंगे हमारे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जब हम चुनाव जीतते हैं तो जीत सबकी होती है, हम चुनाव हारते हैं तो हार सबकी होती है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक व्यक्ति चुनाव हरवा सकता है, जितवा सकता है। पूरा संगठन चुनाव लड़ता है और हार जीत पार्टी की होती है। मैंने बड़ा स्पष्ट आपको जवाब दे दिया है। चर्चा चल रही है कि सारे बड़े प्रमुख लोगों को चुनाव में उतारा जाएगा, तो आप राजस्थान वापस चले जाएंगे, यहाँ को मारेगा, आप लोकसभा लड़ेंगे? ऐसा है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय हमारी सीईसी करती है और अंतिम निर्णय उनका है। और आप जानते हैं, मुझे जब भी कहा गया है, मैंने पार्टी ने एमएलए का एमएलए लड़ लिए, एमपी लड़ना एमपी लड़ लिए, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। एक एक सीट पर विस्तारित चर्चा होगी, अंतिम निर्णय पार्टी दिल्ली से लेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहता हूं कि हम चाहेंगे कि सबसे मजबूत, सबसे प्रबल जो व्यक्ति जो चुनाव जीत सकता है, उस व्यक्ति को टिकट यहां से दिया जाए। चुनाव में भी राम जन्मभूमि का मुद्दा है, सामने है, कैसे सामना कर पाएंगे? नहीं, सामना क्यों करना है? पिछली बार जब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक अलग परिस्थिति बन गई थी, हमारी सीमाओं पर ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ, उससे एक अलग माहौल बना था। लेकिन मत भूलिए, मैं बार बार कहता हूं कि 10 साल हो गए सरकार को। 10 साल में जो खाई है अमीर गरीब की, जो बड़े बड़े हमारे हवाई अड्डे हैं, रेलवे है, पोर्ट्स हैं, खदानें हैं, बिजली घर हैं, उनको निजी हाथों में दे दिया गया है होने पौने दाम में। और 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए। अग्निवीर का मतलब नौजवानों को फौज की भर्ती में एक तरह से धोखा हुआ है। और देश भर में जो पॉलिसीज बनी हैं, चाहे वो नोटबंदी की रही हो, जीएसटी की रही हो, जो इतना बड़ा कर्जा हमारे ऊपर हो गया है, तो सब लोग सारी बातें देख रहे हैं। इस चुनाव में हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द चुनाव में आ जाए। भाजपा की कोशिश रहेगी कि वो जज्बाती मुद्दों पर लोगों के वोट बटोरने का काम करें, लेकिन काट की आनी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए। पहले तो आप शुभ शुभ बोलो, आप तो आगे की बात करो। पहले क्या हुआ भूल जाओ उसको, हम लोग मिलकर करेंगे और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे अध्यक्ष बहुत लंबा समय इनको नहीं हुआ अध्यक्ष बने हुए, नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ, जो पहले पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अनुभवी लोग काफी हैं। मेरा काम यह है सबको साथ रखकर एक यूनाइटेड कांग्रेस की तरह चुनाव लड़ें और जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उनको आगे रखें।
और अगर हम बूथ पर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी तो परिणाम अच्छे आएंगे। पहले कितने परिणाम आए नहीं आए मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, हमें तो आगे की तरफ देखना चाहिए। कौन सा विवाद? अरे भाई एक करके लेंगे, आखिरी सवाल जो भी पूछना पूछिए, लास्ट सवाल। क्या अडानी जो है इस समय लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के लिए मुद्दा रहेगी? क्या दोबारा बोले? अडानी हाँ, क्या हो गया उनको? पुराने मुद्दा रहेगा, अडानी मुद्दा रहेगा कांग्रेस के लिए। जो भी व्यक्ति, संस्था, दल कोई भी हो, अगर जनता के हितों के खिलाफ काम हो रहा होगा तो उसका कांग्रेस पार्टी पहले भी विरोध करती है, आज भी विरोध करेगी। हम जनता के साथ हैं, हम मतदाताओं के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। और हमारा मुद्दा रहेगा कि कैसे इस देश में और प्रदेश में विकास की राजनीति हो, ना कि बंटवारे की टकराव। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके मंत्री काम करने की बजाय अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में बलात्कार एवं लूट जैसी घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था एकदम कमजोर पड़ रही है। ये राजस्थान की पर्ची सरकार है ना, ये केवल बातें करने के लिए, काम करने के लिए नहीं है। इनको खुद को ही पता नहीं है कहां से शुरू करें, कहां खत्म करना है। कानून व्यवस्था छिन्न छिन्न, महिलाओं के साथ बलात्कार, दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं। सारी की सारी योजनाएं जो कांग्रेस के सरकार के समय से चालू थी उनको सबको बंद कर दिया गया। जितने डेवलपमेंट के काम थे उनके सबके वर्क ऑर्डर रोक दिए गए, पैसा रोक दिया गया और कोई काम नहीं कर रहा है। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कह दिया गया कि आप तो घूमो राजस्थान में और एक ही बात करो कि एसआईटी बना दी है, एसआईटी बना दी है। भाई बना दी एसआईटी, पता है एक निर्णय है, लाखों निर्णय करने उसमें से एक निर्णय है, लेकिन उस एसआईटी में आगे बढ़ो। जो हम लोगों पे आरोप लगा रहे थे कि साहब पकड़ नहीं है सरकार, पेपर चोरों को नहीं पकड़ रही है, माफियाओं को नहीं पकड़ रही है, उनको पकड़ के दिखाओ, लोगों को न्याय दिलाओ, गायों को बचाओ, माता बहने की इज्जत बचाओ, विकास के काम करो। इस ठंड में ठिठुर रहे लोग सड़कों पे, उनके लिए रेलवे सेवा की व्यवस्था करो। इंदिरा रसोई शानदार थी, भरपेट भोजन मिल रहा था, उसको आपने नामकरण तो चेंज कर दिया, लेकिन उसमें और ज्यादा व्यवस्थाएं कैसे ठीक हों, इसके बारे में आपका क्या विजन, आपने क्या किया वो बताओ। कोई तो कह रहा है मेरे को स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मिला, कोई कह रहा है बच्चे पैदा ज्यादा करो, कोई कह रहा है डॉक्टर के कीड़े पड़ेंगे, कोई कह रहा है मैं ट्रांसफर करा दूंगा, कोई कुछ कह रहा है। आप देखिए मतलब रोजाना के अगर आप इनके जो कोटेशन, जो वर्जन, जो इनकी बात अगर देखोगे तो आपको वही वो चलाना पड़ेगा। एक काम बता दीजिए कि इस सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाने की बात पहले दिन की थी मुख्यमंत्री जी से ने खुद ने। आप बताइए साहब, सरकार बने 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था, कितने दिन हो गए साहब? 1.5 महीने के लगभग होने लग गए, हो गए 40, 42, 43 दिन। बनी की कोई कार्य योजना, कोई विभाग की कार्य योजना आपने चलाई, कोई टीवी चैनल पे चलाई, कोई पत्रकार प्रिंट मीडिया ने कहीं छापी? 100 दिन की कार्य योजना बनाने में 100 दिन लग जाएं और इससे ज्यादा भी लग जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये कुछ कर नहीं रहे भाई साहब, आप भी फेडअप हो, इनके मंत्री भी फेडअप हैं।
कांग्रेस सड़कों पे कब आएगी? मतलब आ रही है ना। ये जो दलित, आज एक दलित महिला के साथ हम बस रहे हैं, नहीं सवाल अब आप पूछ रहे हैं ना, किस पे बेगू में 13 साल की नाबालिग के साथ हत्या हो जाती है। एक पीड़िता भीलवाड़ा के अंदर दलित लड़की जो है उसकी हत्या हो जाती है गला रेत कर। कल रात को बयाना में रेप है। सड़कों पे बीजेपी घेर लिया करती, कांग्रेस कब सड़कों पर आएगी? नहीं तो हमारा तो काम ही सड़क पे ही रहा है भाई। विपक्ष दिख जाएगी भैया, ये तो अभी तो सरकार ही नहीं दिख रही है 1 महीने से। हम तो फिर भी देख रहे हैं, रोजाना आपके बीच में रहते हैं। सर ये नए कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल फॉलो करेंगे राजस्थान में। गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया। गुजरात मॉडल बिल्किस बानो वाला। अब बिल्किस बानो वाला गुजरात मॉडल क्या? गुजरात मॉडल कोई मॉडल नहीं है, देश को बर्बाद करने का मॉडल है, जुमला है, और इस जुमले से पूरे देश बर्बाद हो रहा है। राजस्थान को गुजरात मॉडल नहीं बनने देंगे। राजस्थान राजस्थान ही रहेगा, राजस्थान का अपना मॉडल होगा। राजस्थान के अधिकारी, राजस्थान के राजनेता, राजस्थान के जनप्रतिनिधि, राजस्थान के लोग, राजस्थान के मीडिया के बुद्धिजीवी सब सक्षम है भाई साहब। गुजरात मॉडल की आवश्यकता नहीं है राजस्थान। आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, क्या इस बार राजस्थान में कांग्रेस पूरे 25 की 25 सीटों पर लड़ेगी? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने बोला कि इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं यदि सीट का अगर मेरे भाई आपका सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। कांग्रेस 25 सीटों पे लड़ेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया अलायंस हमारी पार्टी आलाकमान तय करता है तो वो कांग्रेस ही लड़ रही है ना, इंडिया अलायंस लड़ रहा है, वो तो कांग्रेस ही लड़ रही है ना। 25 में 25 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक सीट दे दो हम वो कौन क्या कह रहा है, वो इंडिया अलायंस का जो हिस्सा होंगे वही तो हमारे से बात करेंगे ना। और ये बात पार्टी आलाकमान तय करेगा, जो अलायंस के लिए कमेटी बनी हुई है, और वहां पर तय होगा कि किससे अलायंस, कौन इंडिया अलायंस में है, कौन अलायंस कहाँ कितनी सीटें छोड़नी है, कितनी किसको देनी है। ये हमारा स्टेट का विषय नहीं है। पार्टी तो दिनेश डांगी को कहते तेरे को लड़ना है, दिनेश डांगी फार्म भरे तो दिनेश को लड़ाएंगे हम। सब चाय पे इनवाइट कर लो। बैठो बहन जी, बैठो बैठो, आप क्यों जल्दी कर रहे हैं? सरकार की योजनाओं पर भाजपा ने विपक्ष में रहते सवाल उठाए थे, जिन अफसरों ने इन योजनाओं को बनाने में मदद की थी, आज भी भाजपा ने उन्हीं अफसरों पर भरोसा जताया। एक तो आपकी योजनाओं की आलोचना, वो तो देखिए, वो जो आरोप लगाते थे वो आरोप ही बेबुनियाद लगाते थे, क्योंकि उनको सत्ता में आना था, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे थे। ये हमारी जो बात प्रमाणित हो गई है इनकी लिस्टों से, कि हमने जिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने मिलकर के जो सरकार में अच्छी योजनाएं बनाई, वो सब समन्वय के साथ में हमने अच्छा काम किया। इसके ऊपर ये मोहर लगा रहे हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो यानी ये कि झूठे जो वादे और झूठी योजनाएं बनाकर सत्ता में आया जा सकता है। झूठी बातें करके सत्ता में आगे आया तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे तो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन, विशेषकर बजरी खनन की रोकथाम राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सख्त एवं प्रभारी कार्यवाही से ही प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगेगी। मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं भू विज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खान विभाग द्वारा 5 दिवसीय संयुक्त अभियान चलाकर खनन माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन जो अजमेर से रवाना होकर जयपुर होते हुए दिल्ली जाती है, अब इस ट्रेन का ठहराव जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर भी होगा। इसका ऐलान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। शुक्रवार को रेल मंत्री वैष्णव 1 दिवसीय जयपुर दौरे पर हैं। सुबह 9 बजे वे जयपुर जंक्शन का निरीक्षण करने पहुंचे। मैं रेलवे के डेवलपमेंट की पूरी डिटेल में चर्चा की। आप सब जानते हैं साथियों, 2014 से पहले
राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश को सरकारें एकदम इग्नोर करके रखती थी। केंद्र की जो यूपीए सरकार थी वो पूरी तरह से अपने आप में इग्नोर करके रखती थी। मात्र 682 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता था रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, बजट मिलता था 682 करोड़। आज साथियों मोदी जी, और अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी 9,532 करोड़ रुपए का बजट दिए हैं रेलवे के लिए। 9,532 करोड़ का राजस्थान के रेलवे के विकास के लिए बजट दिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बताता हूँ। और इसके कारण काम में बहुत अब तेज गति से काम को आगे बढ़ाना है। प्रयास अपनी तरफ से होता था, लेकिन आप जानते हैं कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, जमीन का अधिग्रहण हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, कोई सबके साथ मिलके काम करने की जो व्यवस्था हो, उस सब में बहुत ज़रूरी होता है कि राज्य सरकार का सहयोग मिले। इसलिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी और जनरल मैनेजर दोनों करीब करीब महीने में एक बार पक्का मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर एक कमेटी बनेगी जिसमें हर महीने रेलवे के प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट रिव्यू हो। बहुत नए नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं अभी, उन सब का रिव्यू हो और प्रोग्रेस कैसी हो रही है, चाहे विद्युतीकरण की प्रोग्रेस हो। पूरे राजस्थान में 83 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, 83 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और इतना तेजी से काम करना है। अब पहले काम चल रहा था अच्छी स्पीड, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में काम जब तेज होगा और राजस्थान के रेलवे का पूरा स्वरूप बदलेगा। कई नए डबलिंग के काम लिए गए हाथ में, कई ऐसे प्रोजेक्ट जो 40-40, 50-50 वर्षों से पेंडिंग थे, मारवाड़ मावली जैसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो अंबाजी से तरंगा हिल, आबू रोड, ये सब इतने प्रोजेक्ट्स पुराने पेंडिंग थे। पुष्कर मेड़ता रास से एक सेक्शन और है वो, और कई सारे नए प्रोजेक्ट्स राजस्थान के सैंक्शन किए हैं मोदी जी ने। तो मोदी जी का राजस्थान के प्रति एक विशेष जो प्रेम है, विशेष सद्भावना है, उसके कारण राजस्थान में रेलवे का पूरा डेवलपमेंट तेजी से आगे होगा। आज मैं यहाँ से आगे गांधीनगर स्टेशन देखूंगा, गांधीनगर नहीं, सांगानेर स्टेशन देखने जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय सांसद महोदय ने दोनों ने रिक्वेस्ट किया था कि क्या हम सांगानेर स्टेशन को इस अमृत भारत स्टेशन योजना में जोड़ सकते हैं वर्ल्ड क्लास बनाने की। तो सांगानेर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन की योजना में आज जोड़ा जा रहा है। तो राजस्थान में 84 स्टेशन हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड क्लास बनने वाले। नहीं, वंदे भारत और एक और आज निर्णय लिया गया है कि वंदे भारत को गांधीनगर स्टेशन पे भी स्टॉपेज देंगे, जिससे कि राजस्थान जयपुर के 2 बड़े स्टेशन जहां से अच्छी मात्रा में पैसेंजर्स को आसानी से चढ़ने का, उतरने का या वंदे भारत को पकड़ने की सुविधा मिल सके। सर, जंक्शन से बाहर के जो स्टेशन है उनको भी बड़े स्टेशन बना करके अधिकतर जो यात्री है उनको वहीं से कवर करने का मामला था। हाँ बिल्कुल, देखो करीब हर बड़े शहर में 3 तरीके से रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। किस तरह से? एक तो रेलवे का स्टेशन से उनका पूरा रीडेवलपमेंट, दूसरा शहर के अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाना, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन, कई जगह तो 7th और 8th लाइन भी बन रही है। तीसरा जो कर रहे हैं कि बहुत बड़े सैटेलाइट स्टेशंस का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, जिससे कि कंजेशन को कम किया जा सके, जैसे खातीपुरा, जगतपुरा, इन सबको एक सिग्निफिकेंट लेवल पे डेवलप किया जा रहा है। खातीपुरा को तो मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है, जिसको अगर आप जाके देखेंगे काफी एक सिग्निफिकेंट ट्रेन्स के मेंटेनेंस की फैसिलिटी खातीपुरा में डेवलप हुई। तो इस तरह से पूरे शहर की, देखो पीएम साहब कहते हैं कि केवल रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, ये सोचो कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है उन सबको एक साथ जोड़ के
एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो, जिससे कि आगामी 50 वर्षों तक सुविधा शहर को मिलती रहे, यात्रियों को मिलती रहे। सर, एक किराया बढ़ोतरी को लेकर के भी लोगों में चर्चा है कि ज्यादा किराया बढ़ गया है। ना, देखिए जो था किराया वही है। किराया आज भी भारत में रेलवे का किराया दुनिया के सबसे कम रेलवे के किरायों में से। अच्छा, आप चले सांगानेर। अच्छा मंत्री जी, एक बात बताइए, झारखंड के लिए राजस्थान से कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो एक देखिए नई ट्रेनों के लिए 30 ट्रेनें चलाती हैं ऐसी, पिछले 14 के बाद में 30 ट्रेनें नहीं चली है और भी नहीं चलेगी। खूब कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। वंदे भारत का कर रहे हैं, कब दामोदर जयपुर चंडीगढ़। प्रतापगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। ये मौका पूरे देश के लोगों के लिए खास होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अयोध्या में एक भव्य आयोजन होगा और 500 वर्षों पुराना हमारा सपना पूरा होगा। रामलला जो वर्षों से टेंट में विराजमान थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वो दिव्य दर्शन हम एलईडी के माध्यम से अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले में देखने का काम करें और शाम को हर घर पर दिया जलाएं। जैसे लंका पर विजय करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या जी आए थे तो पूरा देश आज भी दिवाली मनाता है, वैसे ही 22 जनवरी को हम सब लोग दिया जलाएं और दीपावली मनाने का काम करें। यही प्रार्थना मैं सब आपके बीच में करता हूं। शहर पुलिस को बीते 2.5 महीने से फरार हिस्ट्री सीटर और इनामी बदमाश चंद्र प्रकाश उर्फ चंदू बेरवा को पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपी को दादाबाड़ी थाना पुलिस ने बिहार से डिटेन किया और इसके बाद उसे कोटा लाकर गिरफ्तार किया गया। चंदू बेरवा के खिलाफ पहले से 34 मुकदमे अलग अलग धाराओं में कई थानों में दर्ज है। साथ ही 20,000 का इनाम भी उस पर रखा गया था। पेपर लीक में ईडी चालान पेश करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में जेल में बंद 5 आरोपियों को पूछताछ के लिए जयपुर कोर्ट से रिमांड मांगा, जिसकी कोर्ट ने अनुमति दे दी। आरोपी सुरेश साहू, विजय डामोर और फुकराज को ईडी ने जोधपुर जेल से बुधवार को गिरफ्तार किया था। वहीं पीरा राम को बीकानेर और अरुण शर्मा को अजमेर जेल से गिरफ्तार किया गया। प्रदेश की नई भजनलाल सरकार का पहला बजट लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आएगा। बतौर वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ये बजट पेश करेंगी। इससे पहले अपने संकल्पों और गारंटियों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार मिनी बजट के रूप में 4 माह का लेखानुदान लाएगी। ये लेखानुदान केंद्र के 1 फरवरी को आने वाला है। अंतरिम बजट के बाद लाया जाएगा। वित्त विभाग इसकी तैयारियां कर रहा है। राजस्थान में भीलवाड़ा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के बरसनी गांव में बीती रात एक लड़की की घर में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतिका बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह आला अधिकारी और डॉक्टर डॉग स्क्वाड के साथ टीम लेकर पहुंचे। आज सुबह थाना शंभूगढ़ को जानकारी मिलने के बाद में एक बच्ची का धारदार हथियार से गला रेत की हत्या कर दी गई है। तो एफएसएल डॉग स्क्वाड और इसको एमआई को भेजा गया। मैंने भी मौका देखा है। परिजन घर के अंदर है, बाहर के कमरे में घटना हुई है। हम कई एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और शीघ्र इसका खुलासा कर देंगे। प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर और करौली में दिन सर्द रहेगा। चूरू, सीकर और झुंझुनू में किसानों के लिए पाले की चेतावनी भी जारी की गई है। सीकर में पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि चूरू में न्यूनतम पारा 1 डिग्री और करौली में 2.7 डिग्री दर्ज किया गया।
राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।